Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 11 chapter number 5 laws of motion. तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक का डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हमने मोस्ट ऑफली न्यूटन्स के तीनों लॉ स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद हमने फ्रिक्शन फोर्स की बात की थी, कॉमन फोर्स की भी बात की थी। फ्रिक्शन फोर्स के अंदर हमने 3 टाइप के फ्रिक्शन फोर्स देखे थे। नॉर्मली फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, तो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो अपोजिंग फोर्स है। जब हमारी रिलेटिव मोशन होती है कोई सरफेस के ऊपर, तो उस रिलेटिव मोशन का अपोजिंग जो करने वाला फोर्स है उसको हम बोलते थे फ्रिक्शन फोर्स। सॉलिड के अंदर स्टूडेंट जो अपोजिंग फोर्स लगता है वो फ्रिक्शन है। वैसे ही लिक्विड के अंदर या तो फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड के अंदर आता है वो फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स, जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आएगा। ओके स्टूडेंट, तो फ्रिक्शन के अंदर हमने 3 टाइप्स के फ्रिक्शन देखे थे। एक फ्रिक्शन था स्टैटिक फ्रिक्शन, जब कोई बॉडी रेस्ट में हो, रेस्ट में से उसको मोशन में लाने के लिए जो हम फोर्स लगाते उस फोर्स का अपोज करने वाला कोई सामने से फोर्स लगता है, ओके, तो उसको हम बोलते थे स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई बॉडी मोशन कर रही है और मोशन के वक्त उसको अपोजिंग फोर्स मिलता है, उसके रिलेटिव मोशन को अपोज होता है, उसको हम बोलते थे काइनेटिक फ्रिक्शन। और कोई बॉडी रोलिंग हो रही विदाउट स्लाइडिंग, तो उस केस में उसके ऊपर लगने वाला जो अपोजिंग फोर्स है उसको ही हम बोलते थे रोलिंग फ्रिक्शन। तो तीनों के फॉर्मूले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन था, उसका जो फॉर्मूला था वो Fs इक्वल्स टू μs इंटू एन, वेयर μs इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड n इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स है उसको ही हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ओके, सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इक्वल्स टू μk इंटू एन और Fr equals to μr into n, where μk coefficient of kinetic friction and μr is coefficient of rolling friction। और तीनों के बीच का जो रिलेशन है वो भी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन और सबसे लास्ट में रोलिंग फ्रिक्शन। इसका मीनिंग ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा वो कोई रेस्ट बॉडी को मोशन में लाने के लिए, मतलब में सामने अपोजिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन और सबसे कम किसका होता है, रोलिंग फ्रिक्शन का। इसलिए आप कोई व्हीकल के नीचे जब कोई भी ऑब्जेक्ट के नीचे जब व्हील होते हैं और उसको मूव कराने में आपको आसानी होती है क्योंकि वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है। और रोलिंग फ्रिक्शन में ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन लेस होता है जो बाकी के जो फ्री कोएफिशिएंट है उससे। ओके, और ये तीनों जो कोएफिशिएंट है वो सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सरफेस कैसा है, पॉलिश किया हुआ है या रफ सरफेस है, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ओके, लेकिन एक चीज़ से इंडिपेंडेंट होती है, एरिया ऑफ जो कॉन्टेक्ट होता है, दो सरफेस जिसमें वो कॉन्टेक्ट में आती है वो सरफेस के एरिया से ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड सेकंड जो टॉपिक है वो एंगल ऑफ रिपोज। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में कहीं भी इसका मतलब में वर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर और आगे जाके जो थियरी आने वाली है, सर्कुलर मोशन इन लेवल रोड एंड सर्कुलर मोशन इन बैंक रोड या तो इंक्लाइंड रोड, उसके ऊपर हमें जब हम डेरिवेशन करेंगे वहाँ पे ये दोनों एंगल की रिक्वायरमेंट आएगी और ये दोनों एंगल क्या है वो हमें समझना ज़रूरी है। ओके, तो चलो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट, कंसीडर करो कि एक सरफेस है, लेवल सरफेस है, उसके ऊपर आपने कहीं पे ब्लॉक रखा है। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। कंसीडर करो कि ये कोई लेवल सरफेस है, ओके, उसके ऊपर हमने एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ये एम मास का ब्लॉक है, ओके। अब स्टूडेंट, जब हम ब्लॉक को जिसका मास एम जितना है उसको कोई सरफेस पे रखते हैं तो पहला जो फोर्स लगता है वो फोर्स हम कोई भी जगह पे रखें तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो ऑलवेज डाउनवर्ड में होता है। क्यों डाउनवर्ड में होता है और कौन सा फोर्स, तो कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगता है। जो ग्रेविटेशनल एम मास की जो बॉडी होती है उसके ऊपर फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि मास के वजह से एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो उसके सेंटर से हम यहाँ से दिखाए तो वो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड में होगी, जिसको वेट फोर्स भी बोल सकते हैं आप लोग। तो W इक्वल्स टू mg भी लिख सकते हो। ओके, जो mg फोर्स है वो डाउनवर्ड में लगेगा, जो कौन सा फोर्स है, वेट फोर्स है, ग्रेविटी की इफेक्ट है वो। ओके, सिमिलर
ये दो बॉडी कांटेक्ट में आई तो ये कांटेक्ट सरफेस के एक नॉर्मल फोर्स लगता है, क्योंकि mg जो है उसको बैलेंस करने वाला एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स होता है उसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, जिसको बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन या तो नॉर्मल फोर्स। ये भी क्लियर है, ये दोनों साथ में ही आते हैं, क्योंकि कोई हमारा जो मोशन है वर्टिकल में तो हो नहीं रहा है। कोई बॉडी को हमने रखा है, ब्लॉक को रखा है कोई सरफेस पे, कंसीडर करो कि मेरे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक देखो रेस्ट पे, इसका मतलब है mg तो लगेगा ही लगेगा डाउनवर्ड में इस तरह से, लेकिन उस mg के वजह से वो डाउनवर्ड में चला जाना चाहिए, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा। तो उसको बैलेंस करने वाला एक फोर्स होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो बैलेंस करने वाला फोर्स ऑलवेज कॉन्टेक्ट सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं या तो नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो ये नॉर्मल फोर्स n से डिनोट किया हमने। ओके, अभी मान लो कि इस डायरेक्शन में मैं कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F जितना, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F जितना। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के वजह से ये इस तरफ मोशन करना चाहिए, लेकिन मोशन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको Fs से डिनोट किया जाता है। ओके, एक लिमिट तक हम फोर्स लगाते जाए कि ये बॉडी रेस्ट पे ही रहे। ओके, जो मैंने एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था आप लोगों को कि मान लो कि ये सरफेस इसके ऊपर हमने ब्लॉक रखा है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ 1 न्यूटन का, 2 न्यूटन का, 3 न्यूटन का, फिर भी ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है, स्लाइड ही नहीं कर रहा है इस सरफेस के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स लगने से वो मोशन नहीं कर रहा है, तो इस बॉडी के ऊपर का नेट फोर्स 0 होना चाहिए। कोई बॉडी रेस्ट पे है या तो कंटिन्यूस मोशन कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंडीशन क्या थी, तो कि वो बॉडी के ऊपर का नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में उतनी ही अमाउंट का एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स लगना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक, ये बॉडी रेस्ट पे है तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और जिस एक लिमिट पे कि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और मोशन करने की जस्ट वो ट्राई करेगा, तो वो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसको हम बोलते हैं Fs मैक्स। ओके, ये एक कंडीशन के मिनिमम, ये यहाँ से फिर वो क्या हो जाएगा, मोशन करना चालू हो जाएगा कि मैं मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये मोशन करना चालू हो जाएगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे रहेगा नहीं। अभी बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब है F और Fs मैक्स बैलेंस में है। ओके, ये x डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस में, y डायरेक्शन के फोर्स भी बैलेंस में। तो हम लिख सकते हैं समेशन Fx इक्वल्स टू 0, x डायरेक्शन की जितनी भी फोर्स है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब है कि F माइनस Fs इक्वल्स टू 0, मतलब F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Fs, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ओके, ऐसे ही समेशन Fy इक्वल्स टू 0, तो समेशन Fy के अंदर n माइनस mg इक्वल्स टू 0, मतलब n इक्वल्स टू mg, ये होगा, ये हमें पता है। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्या, तो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये होता है कि देखो Fs मैक्स जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है और नॉर्मल रिएक्शन, उसके बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन आपको दिखाना हो तो कहाँ पे दिखाओगे, देखो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कहीं यहाँ पे होगी। ओके, दूसरा चौक ले लेते हैं दूसरे कलर का। यहाँ पे देखो ये आपका Fs और ये नॉर्मल डायरेक्शन, इसके बीच में ये रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। ओके, इसके बीच में थोड़ा ये, ओके, तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स जिसमें R से डिनोट कर रहा हूँ, किसके बीच में, नॉर्मल रिएक्शन एंड जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, दोनों फोर्स के बीच का जो रिजल्टेंट फ्रिक्शन है, सॉरी रिजल्टेंट जो फोर्स है R, वो क्या होगा, Fs मैक्स प्लस नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल है उसको मैं थीटा से डिनोट करूँ। ओके, ये थीटा से डिनोट करूँ तो ये थीटा को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। स्टूडेंट फिर से एक बार कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। किसके बीच का रिजल्टेंट फोर्स, तो कि नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फ्रिक्शन, तो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, एक मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की, वो और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
ओके, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे मैं ये वाले जो ट्राइंगल में मैं क्या अप्लाई करूँ, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करूँ टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू, आपको पता है क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो चलो टेन थीटा इक्वल्स टू, अपोजिट साइड कौन सी दिख रही है, एंगल के अपोजिट साइड है आपकी ये वाली, तो इसके पैरेलल ही है, तो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है आपका, तो ये एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या होगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा। तो एडजेसेंट किसके बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाई एन। तो स्टूडेंट एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाई एन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला पता है कौन सा वाला, तो ये वो देखो एफ एस इक्वल्स टू, एफ एस मैक्स इक्वल्स टू म्यू एस एन होता है। ओके, तो म्यू एस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाई एन, इसे लिख सकते हो। तो एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाई एन क्या दिखेगा आपको, म्यू एस, तो वैल्यू पुट कर दे, आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू एस, बिकॉज म्यू एस इक्वल्स टू एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाई एन। ओके, ये फॉर्मूले के ऊपर से, तो स्टूडेंट थीटा क्या होगा, टेन थीटा को उस साइड ले जाओ, तो टेन इनवर्स म्यू एस, ये आपके पास एंगल आए, इस एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट के बराबर होता है। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये हमने यहाँ पे दिखाया। ओके, तो ये डेफिनेशन क्या है, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल which the resultant of the limiting friction and normal reaction makes with the normal reaction। ओके, एंगल makes the normal, यहाँ पे एंगल रह गया, एंगल makes the normal reaction which called एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, क्लियर? तो इतना नोट कर लो, डेरिवेशन भी नोट कर लो, इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट एंगल ऑफ रिपोज पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एंगल ऑफ रिपोज। क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंगल है जिसके ऊपर से हम न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर सकते हैं। तो पहले तो समझना पड़ेगा कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है। तो स्टूडेंट मान लो कि मेरे पास, मान लो है ही एक सरफेस है। ओके, ये मैं जो बुक ले रहा हूँ, कंसिडर करो एक सरफेस है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक रखा है, अभी रेस्ट पे दिख रहा है आपको। धीरे धीरे मैं इस सरफेस का जो एंगल है वो मैं इंक्रीज़ करते जाऊँ। ओके, ऐसे इंक्रीज़ करते जाऊँ, वैसे वैसे ये बॉडी रेस्ट पे ही अभी दिख रही है, लेकिन एक कंडीशन आती है कि वो मोशन करना चालू हो जाएगी। देखो धीरे धीरे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, देखो ये मोशन करना चालू हो गया। तो कौन से एंगल के ऊपर, कौन से मिनिमम एंगल के ऊपर ये अपनी रेस्ट पोजीशन मेंटेन रख रहा है। ओके, रेस्ट कंडीशन मेंटेन रख रहा है। देखो एंगल में इंक्रीज़ करते जाओ तो कौन से ऐसे मिनिमम एंगल के ऊपर ये रेस्ट पे ही रहेगा। तो वो एंगल जो है मिनिमम एंगल, वही हमें फाइंड करना है, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। कि एक ऐसा क्रिटिकल एंगल जिस एंगल के ऊपर जो अपना ब्लॉक रखा है वो ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करे। ओके, ऐसा नहीं है कि ये एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जिससे बॉडी स्लाइड करे, ऐसा नहीं है। वो मिनिमम एंगल के जहाँ से वो स्टार्ट करेगा, वो जो एंगल है एंगल ऑफ रिपोज, वहाँ से क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। मतलब एक क्रिटिकल एंगल है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि आईसीयू वाला एंगल है। आईसीयू पता है ना क्या होता है, क्रिटिकल सिचुएशन आती है आईसीयू में रखते हैं, वैसे कि यहाँ पे जो एंगल है वो आईसीयू वाला एंगल है। जो एंगल ऑफ रिपोज कैसा है, आईसीयू वाला एंगल है। जैसे एंगल उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, एंगल ऑफ रिपोज से एंगल थोड़ा इंक्रीज हो गया, ओके, ग्रेटर हो गया, तो उस केस में हमारी बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे नहीं रहेगी, वो स्लाइड करना चालू हो जाएगी। ओके, देखो यहाँ पे फिर से एक बार कि ये जो मैंने ब्लॉक रखा है अभी रेस्ट पे, जैसे ही मैं सरफेस के साथ, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से मैं ये सरफेस का एंगल इंक्रीज़ करते जाऊँ, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज़ करते जाऊँ, वैसे वैसे वो बॉडी क्या करेगी, उसके ऊपर जो रहा जो ब्लॉक है वो ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट करेगी। देखो
एक एंगल पे वो स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब में एक ऐसा एंगल, मिनिमम एंगल, जहाँ से वो जस्ट स्टार्ट करना चालू करेगा स्लाइडिंग या तो मोशन चालू करेगा, तो जो मिनिमम एंगल होता है, एक लिमिट होती है, उसको ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। कंसीडर करो उसको डेरिव कैसे करें, तो देखो कि यहाँ पे अपने पास एक इंक्लाइंड सरफेस दिख रहा है, ये अपना एक इंक्लाइंड प्लेन है। ओके, सपोज करो ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल होता है हॉरिजेंटल के साथ, हम कंसीडर करते हैं थीटा। ये एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं थीटा। ये हॉरिजेंटल के साथ एंगल कितना लिया हमने, थीटा। इसके ऊपर अभी एक हम ब्लॉक रखने वाले हैं। ओके, ये हमने एक ब्लॉक रखा। कंसीडर करो कि m मास का एक ब्लॉक है ये। क्लियर? अभी दुनिया में कोई भी बॉडी हो, कोई भी ब्लॉक हो, उसके ऊपर वेट फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, और वो ऑलवेज कहाँ पे लगता है, डाउनवर्ड में। तो चलो पहला फोर्स दिखा देते हैं, mg डाउनवर्ड में। ये डाउनवर्ड में mg आ गया। क्लियर? अभी स्टूडेंट देखो कि नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लगता है। नॉर्मल फोर्स ये सरफेस के नॉर्मल लगता है, दो बॉडी कांटेक्ट में होती उसके नॉर्मल लगता है। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, क्लियर? तो नॉर्मल फोर्स इस तरफ लग रहा है, बॉडी वर्टिकल में मोशन नहीं करी, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि बॉडी का कोई भी डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट में ही है, और मोशन कर रहा है तो कंटिन्यू मोशन में जा रहा है। हमारा केस ऐसा है कि जिसमें हमारा ब्लॉक कैसा है, रेस्ट पे। तो रेस्ट पे है तो उस केस के ऊपर ये जो ब्लॉक है उसके ऊपर के नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, मैं ये डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, तो नॉर्मल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा। अभी ये डायरेक्शन की बात करें, ये जो डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, चलो इसको इजी रहे इसलिए हमारे इजीनेस के लिए हम इसको कंसीडर करते हैं प्लस एक्स एक्सिस, और इसको कंसीडर करते हैं माइनस एक्स एक्सिस। ओके, और ये वाली जो लाइन है उसको हम कंसीडर करते हैं ये माइनस वाई एक्सिस, ये आपका प्लस वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम होने के लिए इसके ऊपर का एफ नेट क्या होना चाहिए, इस बॉडी के ऊपर का एफ नेट आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और एफ नेट 0 कब होगा, तो कि जो एक्स एक्सिस के फोर्स और वाई एक्सिस के फोर्स भी 0 होनी चाहिए। मतलब में हम ऐसा लिख सकते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल्स टू भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी बॉडी रेस्ट पे होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट कोई बैलेंस में तो हो नहीं रहा है फोर्स, कोई बैलेंस तो कर नहीं रहे, तो कैसे हो रहा है। तो चलो ये एंगल थीटा है, तो चलो यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। ये अपना इंक्लाइंड प्लेन जिसके ऊपर ये हमारा ब्लॉक m मास का है। ओके, देखो mg डाउनवर्ड में लग रहा है, ये mg लग रहा है, ये एंगल थीटा है। तो स्टूडेंट देखो इसको मैं आगे एक्सटेंड करूँ, ये एंगल कितना दिख रहा है, 90 दिख रहा है। ये एंगल 90 है और मुझे ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो मुझे इसका कंपोनेंट निकालना है जो इनको क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे बैलेंस होगा तभी ये इक्विलिब्रियम होगा, कि नॉर्मल रिएक्शन है उसको कोई बैलेंस करने वाला mg का कोई कंपोनेंट होना चाहिए। तो कंपोनेंट निकालने के लिए पहले तो आपको एंगल पता होनी चाहिए। तो ये एंगल हमने सपोज किया था थीटा, तो यहाँ पे एंगल कैसे लिखे, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ये टोटल जो एंगल होगा ये आपका, ओके, ये ऐसा है ना, तो ये जो टोटल एंगल है आपका ये 90 है। तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, थीटा। क्लियर? स्टूडेंट वापस यहाँ पे देखो, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल, ये टोटल एंगल आपका 90 है, तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हुआ। ये 90 माइनस थीटा, तो ये स्टूडेंट ये एंगल कितना होगा, आपका एंगल थीटा हो जाएगा। क्लियर? ये एंगल आपका थीटा है, तो हमें पता है कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। तो देखो हमने वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि मान लो कि आपका ए वेक्टर है, ये वेक्टर ने एक एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये ए वेक्टर का हमें रिजोल्यूशन निकालना है, कंपोनेंट निकालना है। तो उस केस में हमने कंपोनेंट निकाला था, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट था आपका ए कोस थीटा, और एंगल के अलावा जो अनदर कंपोनेंट था वो आपका था ए साइन थीटा। ओके, ए जो वेक्टर है उसके हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाले। परपेंडिकुलर मतलब इससे 90 डिग्री के ऊपर दोनों कंपोनेंट निकाले। एक कोस थीटा था, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कोस थीटा, और अनदर कंपोनेंट था वो क्या होगा, साइन थीटा। तो सिमिलरली ये जो mg है, तो mg के कंपोनेंट निकाले,
तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, एक ये और एक ये वाला दिख रहा है। अभी ये एंगल के साथ वाला कंपोनेंट mg का क्या होगा, mg cos थीटा होगा। ये अनदर कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा। क्लियर, इतना तो हो गया। अभी हमें कुछ क्लियर दिख रहा है कि n और mg दोनों बैलेंस हो रहे होंगे, क्योंकि n को बैलेंस कौन कर रहा होगा, mg cos थीटा, इसलिए वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा। सिमिलरली यहाँ पे x के अंदर की बात करें तो x के अंदर mg sin थीटा फोर्स डाउनवर्ड में लग रहा है, तो ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ स्लाइड होना चाहिए, लेकिन स्लाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स दूसरा लग रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स Fs, जो बैलेंस कर रहा होगा। क्लियर, तो चलो अभी यहाँ पे हम निकालते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इसके ऊपर का एफ नेट जीरो कैसे हो रहा है। ओके, देखो यहाँ पे कि समेसन एफ एक्स में लिख रहा हूँ, तो समेसन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन के जितने भी फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में है। तो एक्स डायरेक्शन हमने ये कंसिडर की है, तो उसमें देखो एफ एस माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू जीरो। ओके, इस डायरेक्शन में एफ एस लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का एम जी साइन थीटा लग रहा है, तभी तो एक्स में मोशन नहीं हो रहा है। ये फोर्स ज़्यादा होता है एम जी साइन थीटा, तो ये बॉडी क्या होता है, नीचे की तरफ स्लाइड करता। ओके, एफ एस ज़्यादा होता ऊपर की तरफ चला जाता, ऐसा तो नहीं है, दोनों बैलेंस में, इसलिए एक्स में कोई मोशन नहीं हो रहा। इसका मतलब है एफ एस माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो एफ एस इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ एम जी साइन थीटा, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली वाई डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है। ओके, फोर्स लग रहे हैं लेकिन नेट फोर्स उनका जीरो हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। इसका मीनिंग क्या होगा कि वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है उनका एडिशन क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब है जितना फोर्स प्लस वाई में है उतना ही फोर्स माइनस वाई में है। प्लस वाई में एन लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और डाउनवर्ड में जो लग रहा है माइनस वाई में वो है एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो हम सब्जेक्ट बना दें एन को, तो एन इक्वल्स टू होगा एम जी साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा यहाँ पे। ओके, कॉस कंपोनेंट है ना, तो ये अपना इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, अभी स्टूडेंट इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर। ओके, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर, तो आपके पास रिलेशन कुछ इस तरह से आएगा, एफ एस बाई एन इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम जी कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा, तो देखो एम जी कट, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ एस बाई एन इक्वल्स टू टेन थीटा। लेकिन एफ एस बाई एन क्या होता था, तो हमें पता है एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, तो हमने प्रोपोर्शनलिटी निकाल के कांस्टेंट पुट किया था म्यू एस एन। तो यहाँ पे म्यू एस को सब्जेक्ट बनाओ तो एफ एस बाई एन होता है, तो एफ एस बाई एन क्या दिखता है, म्यू एस दिखता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू एस, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स इंटू म्यू एस, ये आपका क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, के कितना मिनिमम एंगल रखे कि हमारी बॉडी स्लाइड ना करे। ओके, कोई सरफेस के ऊपर हम, जो सरफेस है हमारा इंक्लाइंड सरफेस या तो इंक्लाइंड प्लेन है, उसका एंगल कितना रखे हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। ओके, कि हमारा बॉडी उस इंक्लाइंड के ऊपर रेस्ट पे रहे, तो वो मिनिमम एंगल है, उसको ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ओके, जिसका हमने डेरिवेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, तो ये एंगल ऑफ रिपोज है। दोनों एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग है। एंगल ऑफ रिपोज है वो इंक्लाइंड प्लेन के लिए हम निकालते हैं, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम किस प्लेन पे, जो प्लेन सरफेस होता है उसके ऊपर निकालते हैं। ये इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर हमने निकाला है। क्लियर, तो अच्छे से नोट करो। आई होप सभी को क्लियर होगा एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, थैंक यू।